जो हमारी फोर्थ यूनिट है वो है 9th क्लास से रिलेटेड वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क के बारे में भी तुम 9th क्लास में पढ़ चुके हो, एनर्जी के बारे में भी तुम 9th क्लास में पढ़ चुके हो, पावर के बारे में 9th क्लास में इतना नहीं आता जितना +1 में आता है। तो इसलिए इसके 3 पार्ट्स हैं। वैसे तो फोर्थ यूनिट का कोई पार्ट नहीं है, कंटिन्यूअसली एक चैप्टर है, खत्म हो गया तो उसके बाद फिफ्थ यूनिट। लेकिन हम फोर्थ यूनिट के अंदर 3 अलग अलग कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले 2-3 दिन तो हम पढ़ेंगे वर्क के बारे में, फिर 2-3 दिन हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में, फिर 2-3 दिन हम पावर और कोलिजन, एक कोलिजन नाम का एक टॉपिक आएगा वो पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, 12 या 13 दिनों में न्यूमेरिकल के साथ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वर्क, एनर्जी, पावर को पढ़ने से पहले हमें वेक्टर आना चाहिए, और वेक्टर के अंदर 2 टॉपिक्स हैं। एक तो होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट जो है हम पढ़ने वाले हैं फोर्थ यूनिट के अंदर, और जो फिफ्थ यूनिट होगी उसके अंदर आएगा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो आज का जो पहला जो टॉपिक है वो है डॉट प्रोडक्ट ऑफ द 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हम कैसे करेंगे। अब यहां पर लेट कर लिया 2 वेक्टर्स हैं, एक तो वेक्टर है ए वेक्टर और एक वेक्टर है बी वेक्टर। वेक्टर्स के बारे में तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब ए वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ऐसा लिखा जा सकता है। आई कैप एक्स एक्सिस के अलोंग ए एक्स की डायरेक्शन को दिखाता है, जे कैप वाई एक्सिस के अलोंग ए वाई की डायरेक्शन को दिखाता है, और के कैप जेड एक्सिस के अलोंग ए जेड की डायरेक्शन को दिखाता है। ये जो ए वेक्टर्स हैं इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, अलोंग एक्स एक्सिस ए एक्स, अलोंग वाई एक्सिस ए वाई, अलोंग जेड एक्सिस ए जेड। ठीक है, तो इसलिए हम ए वेक्टर्स को कुछ ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। उसी तरीके से बी वेक्टर को हम लिख सकते हैं बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। वही बात है बी वेक्टर के साथ भी, अगर ये वेक्टर है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस भी होंगी। बी वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग बी एक्स जिसकी डायरेक्शन आई कैप दिखाता है, वाई एक्सिस के अलोंग बी वाई जिसकी डायरेक्शन जे कैप दिखाता है, जेड एक्सिस के अलोंग बी जेड जिसकी डायरेक्शन के कैप दिखाता है। ठीक है, अब मुझे इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना है, डॉट प्रोडक्ट। अब 2 चीजें होती हैं, पहली चीज होती है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये चीज होती है, और जो दूसरी चीज होती है वो होती है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये जो क्रॉस है ना इसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। इसके बारे में तो हम 5th यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हैं, 5वीं यूनिट की स्टार्टिंग में पढ़ेंगे। और ये जो है इसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, है दोनों मल्टीप्लाई ही की तरह, लेकिन हम इसको बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट और इसको हम बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसका एक फॉर्मूला निकल के आता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको हम बोलते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में कोस थीटा, ये इसका फॉर्मूला है। और ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम ए बोलते हैं, बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम बी बोलते हैं, और यहां पर है कोस थीटा। अब यहां पर जो ये थीटा आया है वो 2 चीजों के बीच का एंगल है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का। मान लो ए वेक्टर ऐसे हैं, बी वेक्टर ऐसे हैं, दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होगा ना उसको हम बोलते हैं थीटा। पता चला? तो ये जो रिजल्ट निकल के आया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में कोस थीटा, इसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। इसी के बारे में आज हमें पढ़ना है, न्यूमेरिकल करने। और दूसरी चीज जो क्रॉस प्रोडक्ट की है बिल्कुल एज इट इज है, 5th यूनिट की स्टार्टिंग में आएगी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में साइन थीटा। यहां पर साइन थीटा आता है, यहां पर कोस थीटा आता है। थीटा का मतलब वही है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है, तो यहां पर इसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, इसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। इसके बारे में तो हम 5th यूनिट के अंदर पढ़ेंगे, अभी हम जिक्र भी नहीं करते।
लेकिन अब मुझे इसको सॉल्व करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। हमें क्या पढ़ना है, डॉट प्रोडक्ट। एक तो फॉर्मूला यही है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, और थीटा एंगल है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का। अब हमें इस चीज को सॉल्व करना है, मतलब इस चीज को इस चीज के साथ डॉट प्रोडक्ट हमें करना है। अब हमें इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कैसे करना है, उस चीज को करने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो होने चाहिए। रूल्स, पहला रूल क्या है, आई कैप डॉट आई कैप, ये कितना होता है ये हमें पता होना चाहिए। दूसरी बात हमें पता होनी चाहिए, जे कैप डॉट जे कैप, ये कितना होता है। तीसरी बात, के कैप डॉट के कैप, ये कितना होता है। ये तीन बातें हमें पता होनी चाहिए। इन तीन बातों के अलावा तीन बातें और हैं जो हमें पता होनी चाहिए। पहली, आई कैप डॉट जे कैप, ये कितना होता है। दूसरी, जे कैप डॉट के कैप, ये कितना होता है। और तीसरी, के कैप डॉट आई कैप, ये कितना होता है। अब मैंने तुम्हें शुरुआत में एक बात बताई थी, आई कैप, जे कैप और के कैप, ये तीनों यूनिट वेक्टर्स कहलाते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, जो किसी भी चीज की डायरेक्शन को दिखाने के लिए काम आता है। बताई थी ना ये बात। तो इनका मैग्नीट्यूड तो 1 है और ये डायरेक्शंस को दिखाता है। इनकी वैल्यू अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूं यूनिट वेक्टर का यूनिट वेक्टर के साथ, अगर डॉट प्रोडक्ट करूं तो उसकी वैल्यू आती है। सबसे पहले तो मैं इसके बारे में बताता हूं, आई कैप डॉट आई कैप हमेशा 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है, के कैप डॉट के कैप 1 होता है। एक तो ये है, ये क्यों होता है वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले वैल्यूज बता रहा हूं। उसके बाद है आई कैप डॉट जे कैप, ये 0 होता है। जे कैप डॉट के कैप 0 होता है, के कैप डॉट आई कैप 0 होता है। ठीक है, ये तो होगी इनकी वैल्यू। अगर तुम आई कैप डॉट जे कैप नहीं लिखना चाहते और जे कैप डॉट आई कैप लिखना चाहते हो तो भी एक बात है, जे कैप डॉट आई कैप इसकी वैल्यू 0 है, जे कैप डॉट के कैप अगर 0 है तो इसका मतलब के कैप डॉट जे कैप इसकी वैल्यू भी 0 होगी। के कैप डॉट आई कैप अगर 0 है तो आई कैप डॉट के कैप 0 होगी। ठीक है, मतलब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो भी 6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो भी 6। कुछ इस तरीके से मैंने बताया। आई कैप डॉट जे कैप 0 है तो जे कैप डॉट आई कैप भी 0 होगा। ठीक है, लेकिन क्रॉस में ऐसा नहीं होता। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर कुछ बातें अलग होती हैं। अगर तुम आई कैप को जे कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे ना तो उसका आंसर कुछ और आएगा, जे कैप को आई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो उसका आंसर कुछ और आएगा। ठीक है, अब यहां पे सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि आई कैप को आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करने से 1 क्यों आता है, वो देखेंगे। मैं तुम्हें एक समझा रहा हूं, वो कैसे आएगा वो देखो। आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर, किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग। ये वाला आई कैप भी क्या होता है, यूनिट वेक्टर, किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको खोल दो। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में कोस थीटा। ठीक है, अब आई वेक्टर का या आई कैप का मैग्नीट्यूड इनटू आई कैप का मैग्नीट्यूड इनटू में कोस थीटा। अब तुम बताओ आई कैप और आई कैप के बीच का एंगल कितना होगा, 0 या 90? 0। क्यों? क्योंकि मान लो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप होता है। पहला आई कैप भी इस तरफ, दूसरा आई कैप भी इस तरफ, दोनों आई कैप एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो दोनों आई कैप के बीच का एंगल कितना होगा, 0। तो यहां पर रख दोगे तुम 0 डिग्री। पता चला, आई कैप का मैग्नीट्यूड होता है 1, इस आई कैप का मैग्नीट्यूड भी होगा 1 और cos 0 कितना होता है 1, तो कितना आ गया इसका आंसर 1। तो इसलिए आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू क्या होता है 1। पता चला, जे कैप डॉट जे कैप ये भी 1 होगा। ये बता रहा हूं कैसे, जे कैप डॉट जे कैप इसको हम क्या लिख सकते हैं, जे कैप का मैग्नीट्यूड इनटू जे कैप का मैग्नीट्यूड इनटू में कोस। ये जो पहला जो जे कैप है वो y एक्सिस के अलोंग है, ये जो दूसरा जे कैप है वो भी y एक्सिस के अलोंग है, दोनों जे कैप y एक्सिस के अलोंग, तो दोनों जे कैप के बीच का एंगल कितना होगा, 0 होगा ना 0। आई जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इस जे कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 होता है,
और cos 0 भी 1 होता है। 1 into 1 into 1 कितना हो गया 1। तो इसलिए हम बोलते हैं i कैप डॉट i कैप 1 होता है, j कैप डॉट j कैप 1 होता है और k कैप डॉट k कैप 1 होता है। ठीक है, उसके बाद मैं तुम्हें बता रहा हूं i कैप डॉट j कैप 0 कैसे हुआ। अब वो देखो, i कैप डॉट j कैप, इसको हम क्या लिख सकते हैं, i कैप का मैग्नीट्यूड इंटू j कैप का मैग्नीट्यूड इंटू में कोस। ये जो थीटा है वो i कैप और j कैप का बीच का एंगल है। i कैप किसके अलोंग होता है, x एक्सिस के अलोंग, j कैप किसके अलोंग होता है, y एक्सिस के अलोंग। दोनों के बीच का एंगल कितना है 90। तो यहां पर हम क्या पुट कर देंगे 90, और cos 90 कितना होता है 0। तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया 0। ठीक है, इसलिए बोला जाता है i कैप डॉट j कैप 0, j कैप और k कैप के बीच का एंगल फिर 0 बनेगा, फिर 90 बनेगा, जिसके कारण इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। k कैप डॉट i कैप के बीच का फिर एंगल 90 डिग्री बनेगा और इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, इसके साथ ये भी याद रखना कि अगर तुम रिवर्स में अगर डॉट प्रोडक्ट करते हो तो भी आंसर सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। यानी j कैप डॉट k कैप अगर 0 है तो k कैप डॉट j कैप भी 0 होगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। वो लॉ क्या है वो पता होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये लॉ पता होना चाहिए कि अगर ये ऐसे है तो इसका रिवर्स भी सेम होगा। क्लियर है सारी बातें, कोई डाउट यहां तक? 1 2 3, ये 3 बातें नोट करो जल्दी। अब बात है ए वेक्टर की और बी वेक्टर की। अब हमें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। ठीक है, बहुत ही आसान है, इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो चीज इंपॉर्टेंट है, वो चीज तुम्हें याद रखनी है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सॉल्व कर दो। ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब हमें इसको सॉल्व करना है, कैसे करें, इसको इसके साथ प्लस इसको इसके साथ प्लस इसको इसके साथ। पहले ये करो, ए एक्स बी एक्स और ये आई कैप है, यहां पर आई कैप है, दोनों के बीच में डॉट है तो आई कैप डॉट आई कैप। ठीक है, प्लस इसको इसके साथ यानी ए एक्स बी वाई, यहां आई कैप है, डॉट यहां पर क्या है जे कैप। ठीक है, प्लस इसको इसके साथ ए एक्स बी जेड, यहां पर आई कैप है, यहां पर के कैप है, आई कैप डॉट के कैप। पता चला पहला स्टेप। प्लस पहले इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, यानी ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स जे कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट आई कैप। ठीक है, प्लस ए वाई बी वाई, ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप, प्लस इसको इसके साथ ए वाई बी जेड जे कैप डॉट के कैप। ठीक है, प्लस अब इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स के कैप डॉट आई कैप, फिर इसको इसके साथ ए जेड बी वाई के कैप डॉट जे कैप, प्लस फिर इसको इसके साथ ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप। पता चला कैसे किया? अब कुछ टर्म इसके अंदर जीरो है, कुछ टर्म इसके अंदर जीरो नहीं है। क्या क्या जीरो नहीं है? एक तो ये चीज जीरो नहीं होगी, एक ये चीज जीरो नहीं होगी और एक ये चीज जीरो नहीं होगी। कैसे? आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है 1, जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप 1। बाकी टर्म तो जीरो हो जाएगी ना। आई कैप डॉट जे कैप जीरो हो गया, ये सारा खत्म। आई कैप डॉट के कैप जीरो, जे कैप डॉट आई कैप जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो,
सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब इसको हम लिख देते हैं आई कैप डॉट आई कैप तो 1 होता है, क्या बचा ए एक्स बी एक्स प्लस जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है, इसको हमने लिख दिया ए वाई बी वाई प्लस के कैप डॉट के कैप 1 होता है, इसको हम लिख देंगे ए जेड बी जेड। ये चीज है, पता चला सब कुछ ए टू जेड। तो ओवरऑल बात क्या हुई, ओवरऑल बात ये निकल के आई कि अगर मेरे पास ए वेक्टर है और मेरे पास अगर बी वेक्टर है और अगर मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर करना चाहता हूं तो आई कैप के साथ जो मैग्नीट्यूड है और आई कैप के साथ जो मैग्नीट्यूड है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ए एक्स बी एक्स, ए एक्स बी एक्स प्लस जे कैप के साथ जो मैग्नीट्यूड है और जे कैप के साथ जो मैग्नीट्यूड है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ए वाई बी वाई प्लस के कैप के साथ वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, ए जेड बी जेड। इस तरीके से तुम डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करोगे। क्लियर है? एक तो तुम्हें ये रिजल्ट याद रखना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई बी वाई, सॉरी ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। एक तो ये रिजल्ट याद रखना है और एक रिजल्ट याद रखना है ये वाला, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, और थीटा एंगल होता है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का। क्लियर है? अब यहां पर मेरा एक क्वेश्चन है तुमसे और उस क्वेश्चन का जवाब देना, फिर इसकी एक दो न्यूमेरिकल है। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी देगा या वेक्टर क्वांटिटी देगा? सोचो, मेरे पास दो वेक्टर्स थे, दोनों वेक्टर्स को मैंने डॉट प्रोडक्ट से सॉल्व किया, रिजल्ट क्या आया, स्केलर या वेक्टर? स्केलर। कहीं पर दिख रहा है आई कैप, कहीं पर जे कैप दिख रहा है, कहीं पर के कैप दिख रहा है, कहीं नहीं है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, अगर हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर हम सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो स्केलर क्वांटिटी होगी, वेक्टर नहीं होगी। याद रख लोगे? लेकिन इसके केस में उल्टा है। 5th यूनिट के अंदर तुम एक बात ये पढ़ोगी कि ए वेक्टर को अगर बी वेक्टर के साथ अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर होगा, स्केलर नहीं होगा, उल्टा होता है। पता चला सारी बातों का? क्लियर? नोट करो इसको जल्दी। लिखो, a constant force F equal to 2i cap plus 3j cap plus 4k cap Newton। 2i cap plus 3j cap plus 4k cap Newton produces a displacement of 2i cap plus 3j cap plus 4k cap। 2i cap plus 3j cap plus 4k cap, full stop। What is the work done? What is the work done? लिख लिया? यहां देखो, ये क्वेश्चन तुमसे नहीं होने वाला, पहले मैं बताऊंगा फिर तुम करोगे। तुम्हें फोर्स गिवन है और वो फोर्स कितनी गिवन है? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन, इतनी तुम्हें फोर्स गिवन है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि फोर्स 15 न्यूटन, 20 न्यूटन, 25 न्यूटन लगे, वेक्टर्स की टर्म्स में लिखने का तरीका यही है। और उस फोर्स के लगने के कारण बॉडी के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो रहा है वो कितना है? एस की वैल्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट है। अब तुम्हें क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है। जहां पर फोर्स लगती है, जहां पर डिस्प्लेसमेंट होता है, वहां पर तो वर्क डन होगा ही होगा। 9th क्लास की बात है, नई बात नहीं है। वर्क डन का तुमने 9th क्लास के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा था और वो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। याद है ये वाला फॉर्मूला? इसी को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं ना तो कुछ और बात होती है। इसी चीज को वेक्टर फॉर्म में लिखो, इन वेक्टर फॉर्म। वर्क डन को हम W से लिखते हैं, फोर्स को हम F से लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम S से लिखते हैं।
इतना याद रखना कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों की दोनों वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट अगर हम कर दें तो वो हमें देगा वर्क डन। यहां से स्टार्टिंग हो रही है वर्क की, जो हमारा चैप्टर है वर्क एनर्जी पावर। अब मैंने तुम्हें एक बात बताई थी 5 मिनट पहले कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमें क्या देगा, स्केलर या वेक्टर? स्केलर। तो इसका मतलब ये वर्ड कौन सी क्वांटिटी होनी चाहिए, स्केलर या वेक्टर? स्केलर। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि ये दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है इसलिए। ठीक है, ये चीज अब हमें निकालनी है। अब ये तुम करो, एफ वेक्टर की वैल्यू तुम्हें पता है, पुट करो। एस वेक्टर की वैल्यू तुम्हें पता है, पुट करो। दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, आंसर निकालो। करो जल्दी। ax को bx के साथ, ay को by के साथ, az को bz के साथ। इसका आंसर आना चाहिए 29 न्यूटन, सॉरी 29 जूल, क्योंकि वर्डन निकालना है और वर्डन की यूनिट होती है जूल। फोर्स की वैल्यू गिवन है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू गिवन है, दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट है। कैसे सॉल्व करेंगे? ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई करके हो गया 4, जैसे कि मैंने बताया था। प्लस जे कैप के साथ दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 सा 9, प्लस के कैप के साथ दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 जा 16। यही होगा 16 प्लस 9 प्लस 4 कितना हो गया 29। यही हो गया। वर्डन हमने निकाल लिया। और 9th क्लास की और एक और बात कि जो वर्डन होता है उसकी यूनिट होती है जूल। तो वर्डन का आंसर कितना आ गया 29 जूल। क्लियर है? उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स आर, if the magnitude of the two vectors are 2 and 3, if the magnitude of the two vectors are 2 and 3 and the magnitude of their scalar product and their magnitude of their scalar product का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट, and the magnitude of their scalar product is 3 under root 2, is 3 under root 2, comma, then find the angle between the vectors, then find the angle between the vectors। ये क्वेश्चन भी मैं करवा रहा हूं, याद देखो। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स आर 2 and 3, मान लो पहला वेक्टर है ए वेक्टर और जो दूसरा वेक्टर है वो है बी वेक्टर। ठीक है, तुम्हें दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड गिवन है। ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है जिसको हम ए बोलते हैं वो तुम्हें गिवन है 2, और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है जिसको हम बोलते हैं बी, और वो है गिवन 3। ये दो चीजें तुम्हें गिवन है। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट इज 3 under root 2। मैग्नीट्यूड ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डॉट प्रोडक्ट। दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है उनका जो आंसर है या जो उनका मैग्नीट्यूड है उसका आंसर है 3 under root 2। एक तो तुम्हें ये गिवन है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू गिवन है, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू तुम्हें गिवन है। ये तीन वैल्यू तुम्हें गिवन है। एंड देन फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा तुम्हें कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में कोस थीटा। बताया था ना, ये थीटा निकालना है। तो कोस थीटा कितना हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब सारी वैल्यू तुम्हें गिवन है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना गिवन है 3 under root 2। ए गिवन है तुम्हें 2,
बी तुम्हें गिवन है 3, पुट कर दिए, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहां पर cos थीटा इज इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाई 2, यही आ गया। हम 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 ऐसा लिखा जा सकता है। इससे ये कैंसिल हो गया, तो cos थीटा कितना आ गया 1/√2। 1/√2 कहां पर होता है 45, तो cos थीटा इज इक्वल टू cos 45। cos थीटा इज इक्वल टू cos 45 है, तो इसका मतलब यही हुआ कि थीटा कितना हो गया 45। आगे ना स्टैंडर्ड वैल्यू, जरूरी नहीं है कि थीटा हमेशा 45 आए, 60 आए, 90 आए, 180 आए, कोई जरूरी नहीं है, 52 भी आ सकता था, ठीक है। अगर ऐसा कुछ आ जाए तो यहां पर तुम थीटा को निकालोगे, कोस को उधर ले जाओगे इनवर्स में। अब मान लो यहां पर 1/√3 होता, लेट कर लिया, cos थीटा इज इक्वल टू 1/√3 होता, तो तुम यहां पर स्टैंडर्ड वैल्यू तो निकाल ही नहीं सकते थे, तो तुम वहां पर थीटा निकालते ऐसे, cos इनवर्स 1/√3, ये तुम्हारा आंसर होता। अगर स्टैंडर्ड वैल्यू आ जाए तो ऐसे निकालोगे सिंपल तरीके से, स्टैंडर्ड वैल्यू ना आए तो ऐसे इनवर्स कर दोगे और थीटा आ जाएगा। क्लियर है? ये स्टार्टिंग थी वर्क एनर्जी पावर की। कल है वर्क, कल हम वर्क के बारे में करेंगे सब कुछ और उसके फिर न्यूमेरिकल्स। जो आज हमने किया इसके ऊपर न्यूमेरिकल है, वो हम कल भी करेंगे और परसों भी, और चलता रहेगा, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल बहुत आसान है, अगर तुम्हें ये दो न्यूमेरिकल अगर सही समझ में आ गए तो आगे के न्यूमेरिकल और भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस चैप्टर में, ठीक है।